नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी भी जोर शोरों से तैयारियों में जुट गई है। आपको बता दें कि पीएम मोदी इन दिनों विश्व में सनातन परंपरा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 3 दिवसीय बैठक 25 मई से हरिद्वार के कनखल स्थित श्री कृष्ण धाम में होनी है, जिसके लिए वीएचपी के अध्यक्ष महासचिव समेत वरिष्ठ पदाधिकारी हरिद्वार पहुंच चुके हैं। वहीं बैठक के अंतिम दिन 27 मई को विश्व हिंदू परिषद युवा साधु संतों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है। साथ ही आपको बता दें, साधु संतों को इस बैठक में आमंत्रित करने के लिए वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव मिलिंद परांदे साधु संतों से संपर्क कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री मिलिंदर परांदे जी पधारे और उन्होंने उस मीटिंग के बारे में हमें निमंत्रण भी दिया। सभी संतों से मिलते हुए सब जगह भ्रमण कर रहे हैं। 25, 26, 27 को संतों की बैठक रखी हुई है और जिसमें युवा संतों की बैठक उन्होंने 27 तारीख को रखा हुआ है। अभी जो वर्तमान की जो विषम परिस्थितियों को देखते हुए समाज को जो लोग तोड़ने में लगे हुए हैं, तो किस प्रकार से समाज को जोड़ा जाए और एक हिंदुत्व के मुद्दे पर सबको लाया जाए, एक सूत्र में पिरोया जाए। हिंदू ही हम सब हिंदू है बस। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना ही पूज्य संतों ने की है और इसलिए पूज्य संतों का मार्गदर्शन विश्व हिंदू परिषद सतत लेती है। उसके निमित्त केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक है। बाद में पूज्य जो संत, युवा संत हैं, साध्वियां हैं, इनके साथ में विचार विमर्श का विषय होते रहता है। तो अभी हरिद्वार में अगले 2-3 दिनों में इस तरह की सारी प्रक्रियाएं चलेगी और ये बैठकों में जो आज के सामने की चुनौतियां हैं, जैसे आज हम देखेंगे कि हिंदू जीवन मूल्यों के ऊपर कुठाराघात हो रहे हैं, फिर मंदिरों के ऊपर सरकारी नियंत्रण है कई राज्यों में। हरिद्वार में देर रात आई तेज आंधी तूफान से पेड़ टूटकर बिजली के तार पर गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि बिजली का तार टूटकर दुकान पर गिरने से आग लग गई और दुकान में रखा सारा सामान खाक हो गया। रानीपुर कोतवाली के बहादुराबाद इंडस्ट्रियल एरिया में दुकान की लोकेशन बताई जा रही है। आग लगने की सूचना पाते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग ने गाड़ी को मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। देर रात आई आंधी और बारिश ने आम आदमी का जीना तो मुहाल कर ही दिया है। वहीं आम आदमी फसल को भी जो है काफी नुकसान देखा जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है। तेज हवाओं के कहर से फसलों पर भारी असर पड़ रहा है। किसानों को उम्मीद थी कि इस बार आम का रिकॉर्ड उत्पादन होगा, लेकिन तेज आंधी के कहर ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। किसानों का कहना है कि आम का बढ़िया उत्पादन तो हुआ है, लेकिन फल आंधी के कारण झड़ने से मुनाफा कमाना तो दूर, अब लागत वसूलने का भी संकट खड़ा हो गया है। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और क्या बोलते हैं, ये जसपुर में हमारा बाग लगता है और इस बाग से कम हमारा अभी तो ये पहली आंधी आई है तो इतना नुकसान है। अभी और आंधी आएंगे तो पता नहीं कितना नुकसान और हो सकता है हमारा। तो इसमें कम से कम समथिंग 80% था, 80% में 20% गिर चुका है। इस टाइम गिर चुका मतलब 60% बचा है। अभी पहली आंधी है तो 60 बचा है, अभी और आंधी आएंगे तो पता नहीं कितना और गिरेगा। इसलिए हमारी सरकार से यही अपील है, ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों पे ध्यान दें।
ऋषिकेश से नरेंद्र नगर की ओर आ रहा एक डीजल टैंकर अनियंत्रित होकर खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना ने नजीबाबाद यूपी निवासी ड्राइवर भूपेंद्र शर्मा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और दूसरे घायल को एसडीआरएफ की टीम ने उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। वहीं आपको बता दें, घटना की सूचना पर ढालवाला पोस्ट से एसडीआरएफ की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू करते हुए टैंकर में सवार 2 लोगों में से एक घायल को निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया, जबकि एक अन्य व्यक्ति जिसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, उसके शव को भी रोप स्ट्रेचर के माध्यम से कड़ी मशक्कत करते हुए खाई से बाहर निकाला गया। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि ज्वालापुर कोतवाली के पास वाल्मीकि बस्ती में कंबल के गोदाम में अचानक से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर तक दिखाई दे रही थी। आग लगते ही मौके पर मौजूद लोग आग बुझाने में जुट गए। साथ ही फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी गई। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने 3 गाड़ियों ने करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कंबल के गोदाम में लगी आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। वहीं अग्निशमन विभाग आग लगने के कारणों का पता लगा रही है। स्टेशन से पहले एक गाड़ी का टर्न आउट किया, फिर हम रास्ते में थे तो मैंने देखा कि धुआं बहुत ज्यादा है और धुआं काले रंग का था, तो इसमें प्रतीत हुआ कि ये सॉलिड की फायर है। तो गाड़ी में बैठे बैठे हमने 3 गाड़ियां यहाँ पे मंगाई। हमारी टीम बहुत जल्दी तुरंत मौके पे पहुंच गई थी। सिलेंडर हमारे जवानों ने जाके ऊपर छत से निकाल के साइड में शिफ्ट किए और उसके बाद जो अंदर सामान था, फ्रिज वगैरह, इलेक्ट्रिकल सामान, एक बैटरी थी, एक इन्वर्टर था, तो वो मैंने खुद सुबह मौके पे जाके उसको सबसे पहले बाहर निकलवाया, क्योंकि ऐसी आग की घटनाओं में सबसे ज्यादा चांस रहता है कि जो बिजली के सामान है वो जले और घटना बड़ी हो जाए। तो आपको बता दें कि हरिद्वार के ज्वालानगर की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर एक गोदाम में, कंबल के गोदाम में जो है भीषण आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि इसकी आग की लपटें जो है दूर से ही देखी जा रही थी। साथ ही आपको बता दें कि इस भीषण आग में कई लाखों का सामान जो है वो जलकर खाक हो गया है। वहीं अभी तक आग लगने का कारण जो है वो पता नहीं चल पाया है। साथ ही आपको बता दें कि आग इतनी भीषण थी कि जिसके लिए कई दमकल की गाड़ियां जो है मौके पर पहुंची और जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और भारी भीड़ जो है इस भीषण आग के चलते जो है अफरा तफरी का माहौल जो है इलाके में देखा गया। वहीं आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन अभी भी ये बात जो है स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिर आग जो है वो लगने का क्या कारण था। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस समय हरिद्वार की दिखा रहे हैं, हरिद्वार के ज्वालानगर की, जहां एक गोदाम में, कंबल के गोदाम में जो है आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि गोदाम में रखा सारा सामान जो है वो जलकर खाक हो गया। वहीं इसमें आपको बता दें कि लाखों रुपए का जो नुकसान है वो गोदाम के मालिक को हुआ है। और वहीं आग लगने का क्या कारण था, शॉर्ट सर्किट था या फिर किसी अन्य कारण की वजह से जो है आग लगी थी, यह अभी तक भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्रदेश में धामी सरकार ने प्राधिकरण को समाप्त करने की घोषणा तो की है और पर अभी तक इसका कोई जियो नहीं होने से लोगों को भवन मानचित्रों को लेकर अभी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर अल्मोड़ा में सर्वदलीय संघर्ष समिति ने स्थानीय चोगना पाटा में धरना प्रदर्शन कर प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आंदोलनकारियों का कहना है कि विकास प्राधिकरण के आधे अधूरे फरमान से लोग असहज हैं और साथ ही यहां पर भवनों के निर्माण नहीं हो रहे हैं, जिससे यहां की अर्थव्यवस्था में भी काफी गिरावट आ गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि प्राधिकरण को और सरलीकरण किया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि विकास प्राधिकरण को समाप्त किया जाए।
6 वर्ष पूरे होने को हैं। अल्मोड़ा नगर के ही नहीं बल्कि पूरे जनपद के और आसपास के कई क्षेत्रों के लोग इसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। विकास प्राधिकरण के नाम पर जो विसंगतियां यहाँ के लोगों पर थोपी गई हैं, जिसका शिकार यहाँ के लोग हुए हैं, यहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, यहाँ के मजदूर, यहाँ का व्यवसाय सब इससे प्रभावित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार कहती है कि विकास प्राधिकरण में हमने बहुत सारी छूटें दे दी हैं। मैं इस बात का प्रमाण दे सकता हूं कि शहरी विकास मंत्री आज वो तो इस मंत्रिमंडल में नहीं। मंगलवार देर रात हरिद्वार में तेज आंधी के बाद कई जगह पेड़ गिरने से 4 साल के मासूम समेत 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। तेज आंधी और झमाझम बारिश के चलते यहां के ज्वालापुर स्थित कटहरा बाजार में अंसारी मार्केट के पास अचानक पीपल का पेड़ गिर गया, जिसकी चपेट में कई लोग आ गए। मौके पर पहुंची दमकल विभाग और पुलिस की टीम ने किसी तरह 3 को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन में 4 साल का एक मासूम अस्पताल ले जाते वक्त उसने दम तोड़ दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल एक को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जबकि हरिद्वार के लाल जीवाला इलाके में भी पेड़ गिरने से 2 लोग उसकी चपेट में आ गए, जिसमें सोनीपत से आए एक श्रद्धालु की भी मौत हो गई है। घटनास्थल पर पहुंचे डीएम और एसएसपी ने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। देखिए, अचानक से जो आंधी तूफान आया, इसमें एक ज्वालापुर के रिहायशी इलाके में यहाँ पर एक बहुत पुराना पेड़ था, करीब 200 साल पुराना। लोग वहाँ पर आवाजाही भी चल रही थी। कुछ बच्चे और लोग शरण लेके नीचे आ गए। पेड़ गिरने के कारण उसमें काफी सारी गाड़ियां उसमें दब गई और साथ ही साथ कुछ बच्चे और ये भी दब गए। 3 लोग को रेस्क्यू करके निकाल के पहले भेज दिया गया था, क्योंकि एक पेरेंट्स है, उनके द्वारा बताया गया उनका बच्चा अभी मिसिंग है 5-7 साल का। उसके लिए लगातार 3-4 घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था कि कहीं ना कहीं अगर है तो। और अभी आपने जैसे देखा, तत्काल उसको 3 घंटे की मेहनत के बाद से अभी वो जैसा अभी भेजा गया लाइव है और उसको अस्पताल तुरंत भेजा गया। तो ये चौथा इंजर्ड था जो अभी निकाला गया। अब किसी की संभावना नहीं, चूंकि किसी ने मिसिंग नहीं बताई है। इसी तरह चमगादड़ टापू के पास भी पेड़ गिरने के पर एक सोनीपत के यात्री थे, उनकी डेथ हुई है अभी जो रिपोर्ट हुई है। और कुछ हमारे श्यामपुर एरिया में भी पेड़ गिरने के कारण हमारे पुलिसकर्मी लगे थे, वहां भी उनको थोड़ी इंजरी आई है। तो लेकिन अभी देखा जाए तो जो मेन यहाँ पर घटनास्थल था ज्वालापुर का, इसमें सभी इंजर्ड को हमने निकाल लिया यहाँ से। और उत्तराखंड में 24 से 26 मई तक मौसम खराब रहने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने 24 और 25 मई के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। वहीं 26 मई को येलो अलर्ट जारी रहेगा। आपको बता दें कि 27 से मौसम फिर से शुष्क रहने की उम्मीद भी जताई जा रही है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह के मुताबिक ओलावृष्टि, बारिश, बिजली चमकने और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिलों के डीएम और आपदा प्रबंधन अधिकारियों को अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 4 धाम यात्रा पर आने वाले लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने की भी अपील की गई है। अगर पीक की बात करें तो 24 और 25 को जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की जो है वो अनेक जगहों तक में या ज्यादातर जगहों तक में 24 और 25 में वो रहने वाली है। 26 तारीख को कहें तो ये जो है अनेक जगहों तक में उसके दौरान भी इन डेट्स में भी रहेंगी। इसके साथ साथ अगर वार्निंग की बात करें तो हमने जो है 24 और 25 के लिए जो है ऑरेंज अलर्ट रखा है, क्योंकि इस दौरान जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेंगी वो मॉडरेट से सीवियर तक भी कहीं कहीं पर मिलेंगी, जिससे कि आप देख सकते हैं कि जो उस दौरान ओलावृष्टि है या जो स्क्वाल है, जिसमें कि विंड स्पीड जो आपकी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रहेंगी और गस्टिंग वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक की भी जा सकती है।
देरादाई आंधी और बारिश से आम आदमी का जीना तो मुहाल ही हुआ है, वहीं आम की फसल पर भी तेज हवाओं के कहर की मार पड़ी है। किसानों को उम्मीद थी कि इस बार आम का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन होगा, लेकिन तेज आंधी के कहर ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। आम का बढ़िया उत्पादन तो हुआ, लेकिन फल आंधी के कारण झड़ने से किसानों के सामने मुनाफा कमाना तो दूर, अब लागत वसूलने का भी संकट खड़ा हो गया है। जसपुर में आम की फसलों पर आंधी का भारी असर हुआ है। वहीं अगर किसानों की माने तो आम की फसल बर्बाद हो गई है। लाखों की लागत लगाने के बावजूद भी फसल को भारी नुकसान हुआ है। वहीं किसान इस बात को लेकर काफी परेशान है कि इस बार आम की पैदावार से लागत भी वसूल नहीं हो पाएगी। क्या बोलते हैं, ये जसपुर में हमारा बाग लगता है और इस बाग से कम हमारा अभी तो ये पहली आंधी आई है तो इतना नुकसान है। अभी और आंधी आएंगे तो पता नहीं कितना नुकसान और हो सकता है हमारा। इसमें कम से कम समथिंग 80% था, 80% और 20% गिर चुका है। इस टाइम गिर चुका मतलब 60% बचा है। अभी पहली आंधी है तो 60 बचा है, अभी और आंधी आएंगे तो पता नहीं कितना और गिरेगा। इसलिए हमारी सरकार से यही अपील है, ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों पर ध्यान दें। हमने ठेके पे लिया था ये, हमारे बच्चों को भी कुछ 4 बजे जाएंगे बग रही थी हमारी सिर वाली सर जी। आज आंधी ने पिछली बार से आंधी आई तो सारे पेड़ देखो आप, सारे पेड़ों में आम भी नीचे गिर जा रखे, सारे गुड्डे टूट के पाक के, इतने भी नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ हमारा। बंदर भी हैं, बंदर आते थे तो वो तो हमने पहले भगा दिए थे, लेकिन इसमें बहुत ही नुकसान हुआ हमारा। ये है कि हम चाहते थे, हमने यार हमारा गरीब आदमी है, मैंने 2-4 पैसे उनको बच जाएंगे, लेकिन वो नहीं हो पा रहा हमारे पास। सारे पेड़ भी आप देख सकते हो सर कि कैसी हालत हो रही है। तो इसी अगर सरकार हमें चाहती है तो भी हमारे वो कर देगी, हमें थोड़ा बहुत जो भी मिल जाए हमारे बच्चों के लिए। नहीं मिल पाएगा। जब आंधी चढ़ेगी तो सर आम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आम तो इस टाइम महंगा हो जाएगा, बहुत महंगा होगा आम। हम कहाँ से पैसा भरेंगे, मालिक का कहाँ से पैसा देंगे साहब, ये बताइए। आपसे पूछ से कुछ आपका हमारे लिए कुछ करें आप। 3.5 लाख का था ये बाग। कोई बिल्कुल कोई किसी पेड़ पे किसी पे 2 दाना है, किसी पे 3 दाना है और कुछ नहीं दे रहा। आप भी करा सकते हो, जैसे वो कर सकते हैं, सरकार करेगी थोड़ा बहुत हमें दे कुछ, हम मालिक से भी गुजारिश करेंगे कुछ। तो भाई साहब जब पेड़ पे होगा, जब महंगा हो गया कहाँ से होगा, जब पेड़ पे नहीं है तो। वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ में सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। वंदे भारत ट्रेन के इस आज उद्घाटन अवसर पर हम सबके बीच में जो अभी इस ट्रेन को हरी झंडी देने वाले हैं, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, युग दृष्टा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल आदरणीय गुरमीत सिंह जी, भारत के यशस्वी रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, सुबोध उनियाल जी, सांसद मालावती शाह जी, नरेश बंसल जी, हमारे उपस्थित सभी विधायकगण, सभी अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में पधारे मेरे सभी उत्तराखंड के भाइयों एवं बहनों। मैं सर्वप्रथम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को वंदे भारत एक्सप्रेस तथा हमारे प्रदेश को 60% विद्युतीकरण रेल लाइन की सौगात देने के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का कोटि धन्यवाद देता हूं। आज देवभूमि उत्तराखंड के लिए ये ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन को हम सभी को साक्षी बनने का मौका मिला है। ये हम सबका सौभाग्य है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड के प्रति विशेष प्रेम है, उसी का प्रतिफल है कि जिसकी दूरी अभी थोड़ी देर पहले बताया जा रहा था कि 8 घंटे में 9 घंटे में देहरादून से दिल्ली की दूरी तय होती थी, अब ये दूरी
महज 4.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी, दिल्ली का सफर पूरा किया जा सकेगा। भाइयों बहनों, नए युग की रेल सेवा वंदे भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रगतिशील और आत्मनिर्भर भारत के विजन का साक्षात उदाहरण है। बीते 9 सालों में देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व स्पीड से व अभूतपूर्व स्केल से कार्य किया जा रहा है। आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय रेल का स्वर्णिम युग की तरफ बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, स्वदेश में निर्मित भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत उभरते हुए भारत की बुलंद तस्वीर को प्रदर्शित करती है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन देवभूमि के दुर्गम पहाड़ों पर दौड़कर एक नया कीर्तिमान निष्पादित करेगी। आज जब पूरा विश्व आर्थिक संकट से गुजर रहा है, ऐसे समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो उत्तराखंड के अंदर जो विशेष काम हुए हैं केंद्र की सरकार से, केंद्र के सहयोग से, उसके कारण से उत्तराखंड तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा अपने संबोधन में भी कहा है और उत्तराखंड को जब आए हैं या उत्तराखंड के बाहर जहां भी वो उत्तराखंड के लोगों से उनका मिलन हुआ है, उनका जो इस धरती से मर्म और कर्म का रिश्ता है, उसके कारण से उन्होंने हमेशा एक अभिवाद की तरह हमारी बात को स्वीकार कर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।